आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। रोज की तरह टेस्ट आज भी हम लोग इसी टाइम पर सेम टाइम पर। पहला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। तो मुख्य फोकस बिंदु की इकाई जो होती है वह कौन सी है, मतलब मुख्य फोकस को किस में मापा जाता है। तो मुख्य फोकस का मात्रक क्या है। तो चलिए इसके पहले आंसर को टिक कीजिएगा, कौन सा आंसर होगा। सभी लोग अपने अपने आंसर को लगाइए। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई, पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा वर्ग मीटर, तीसरा प्रति मीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को लगाइए। आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर है पहला। दूसरा आंसर, दूसरे क्वेश्चन करेंगे। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में अपना अपना आंसर लगा लीजिए। दूरदृष्टि में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखती है, मतलब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, रेटिना के पीछे। आइए इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिएगा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा। इस क्वेश्चन में हम लोग ये बात करेंगे कि प्रतिरोध आर की किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान बता दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहली बात हम जो इसका आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि इन क्वेश्चनों में सबसे पहली बात हम लोग आर प्रतिरोध का कोई चालक है, कोई चालक है जिसका प्रतिरोध आर है। ये 3 भागों में तोड़ दिया। एक भाग का प्रतिरोध आर बटे कितना होगा, 3 होगा। तो सबको मिलाकर जोड़ेंगे, लेकिन हाँ समांतर क्रम में जोड़ना है तो उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना ये आएगा आर बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आर डैश का मान, अगर आप आर डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसकी बटे कह रहा है कि अनुपात निकाल दीजिए, बटे आर और बटे आर कर दीजिएगा। तो ये जो मान आ जाएगा इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। आर बटे एक, एक बटे आर मतलब उल्टा, तो हो जाएगा 9। इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए सभी लोग लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक विद्युत बल्ब है जिसके तंतु का प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए प्रतिरोध का मान निकालना है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू दिया है और वाट पी का मान दिया है। पी बराबर दिया है कितना, 100 वाट दिया है, और भी का मान दिया है कितना, 220 वोल्ट दिया है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आर बराबर होता क्या है, कहेंगे भी स्क्वायर बटे पी होता है। भी स्क्वायर की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, भी स्क्वायर का मान दिया है कितना, भी का मान दिया है इतना, गुणे 220 गुणे 220 बटे कितना करेंगे, 100। काट दीजिए इसको, काटेंगे गुणा करेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 484। तो चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। तो प्रकाश किरण, देखिए आपतन कोण का मान, आपतन देखिए ध्यान से पहले सुनिएगा, प्रकाश को पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक पारदर्शी माध्यम में माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। मतलब किस में प्रवेश करेगा, मतलब अपवर्तन कोण बढ़ता है, मतलब फैलेगा, मतलब अभिलंब से दूर भाग रहा है, अभिलंब से दूर भागेगा। इस समय उसकी किस स्थिति में होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, मतलब सघन से किस में जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा। तो आंसर पहला सही हो गया भाई। ये है कि इसके लिए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। ठीक है, मतलब अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है। तो पहला आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसका छठा देखिए। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्न नियमों के द्वारा किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा होती है, ध्यान रहे, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग साहब के किस नियम के द्वारा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग साहब के
किस नियम के द्वारा? दाएं हाथ के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, बाएं हाथ में क्या होता है? इस नियम के द्वारा बल की दिशा हम लोग याद करते हैं और इसके प्रेरित धारा की दिशा याद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका आंसर कौन सा? ये होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा। एक गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दोनों चीज उत्पन्न करेगा। केवल केवल वाला आंसर नहीं होंगे, इसके आंसर कौन से हो गए? तीनों, मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन पे आइए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? यह क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सा देगा? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन एवं कॉपर धातु कौन सा देगा इसमें? इसमें सही आंसर इसका होगा चौथा वाला। इसका राइट आंसर कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन। ये आपको अगर श्रेणी याद है तभी हो पाता है ये। तो चलिए क्वेश्चन इसका चौथा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा बीच में जगह होगा, मतलब खाली जगह डॉट डॉट डॉट। ठंडे तन अम्ल में हाइड्रोजन गैस बनता है। आप जानते हैं कि तन अम्ल से, धातु अम्लों से क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन वह कौन सा धातु होता है जो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है? चलिए आप लोग कमेंट करिए। इसमें जिंक आंसर कौन सा होगा? इसमें जिंक इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? इसमें कौन सा ऐसा है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? साधारण ताप पर कौन सा ऐसा है जो जल से अभिक्रिया करता है? तो इसमें ध्यान से देखिएगा। जल से अभिक्रिया साधारण पर आप देखेंगे, लोहा आप देखते होंगे, जल में डालिए लोहा, कोई दिक्कत नहीं होता। कापर भी आप जानते होंगे, कापर का तार आप देखे होंगे। जस्ता एल्युमिनियम आप लोग जानते ही हो। ये दिक्कत ये है कि आप सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेता है? कौन सा है? सोडियम। अगले क्वेश्चन पे आइए। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। जो कार्बन परमाणु होता है उसकी संयोजकता पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कार्बन परमाणु जो होता है इसके छः इसका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 प्लस और माइनस दोनों होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह 4 होगा। 4 इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करें क्षारीय धातु है। इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो क्षारीय धातु है? कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 को यदि आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दूसरा देखो, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इसे क्षारीय धातु बोलते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, ये क्षारीय धातु होता है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ये है क्षारीय धातु। ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्षारीय धातु होते हैं। प्रोपेनल की क्रियात्मक समूह है। नल क्रियात्मक समूह जो होता है वह एल्डिहाइड के साथ होता है। तो आप लोग इसका जल्दी से इसको आंसर अपना लगा लीजिए। इसका कौन सा? 13 वाला। 13 वाले का आंसर है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल किसका क्रियात्मक समूह है? आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी को मैं बता देता हूँ। ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये आपका ओइक अम्ल मतलब क्या होता है? एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह, और ये आपका कौन सा है? कीटोन है, कीटो समूह है। एल्डिहाइड कीटोन का जो सामान्य सूत्र हो CnH2n वो होता है, दोनों का समान होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ जो बॉन्डेड होता है, कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्डेड होगी वह ऑक्सीजन की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एक के साथ हाइड्रोजन मिला होता है। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सी बात, प्रोपेनल की क्रियात्मक समूह क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहले वाला। आइए, मूत्र का निर्माण होता है। ब्रिक माने गुर्दा, और यकृत माने ब्रिक माने किडनी कहते हैं। यकृत माने आप लोग लीवर, या लीवर जिगर भी कहते हैं। प्लीहा आप जानते ही हैं, हृदय।
तो इसमें से मूत्र का निर्माण करने वाला कौन सा है? तो ब्रिक, ब्रिक माने होता है जिगर, ये गुर्दा, गुर्दा, गुर्दा। अब जिगर नहीं, जिगर तो ये होता है यकृत। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ब्रिक, किडनी। चलो भाई, किडनी मूत्र का निर्माण करता है और खून का सफाई करता है, तो किडनी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है। लार में कौन सा ऐसा है एंजाइम जो पाया जाता है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। चलिए आप लोग बताइएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। ध्यान देना, लार में एंजाइम पाया जाता है एमिलेस। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन किस में होता है, यह बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन इष्ट में होता है। किस में? इष्ट में होता है मुकुलन। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण में जो पेट में बच्चा होता है भ्रूण अवस्था में, तो वह उसमें उसको पोषण किसके माध्यम से होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्लेसेंटा नाम से होता है। किससे होता है पोषण? प्लेसेंटा से होता है। आगे देखिए, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे का जीन प्रारूप क्या होता है? ये होता है कैपिटल टी होता है। 18 का जो राइट आंसर है कौन सा? पहला वाला इसका सही उत्तर है। 18 का पहला वाला क्या है? सही उत्तर है। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में निम्न में से किस पौधे पर किया था? गुड़हल पर, राइजोपस पर, चना पर, मटर पर। तो अब तो उम्मीद है ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मटर पर किया था। किसने? मटर पर। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है। जीवाश्म ऊष्मा का स्रोत है, इसमें से कौन सा? ये पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है, जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे से, जीवों से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम पेड़ पौधे से प्राप्त, पवन पेड़ पौधे से नहीं, सौर ऊर्जा पाती है, जल। तो ये पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म है। तो चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आप लोग टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, और जो भी जितने भी नंबर आए हैं सभी लोग जोड़ करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आप लोग के इस आंसर से और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा इसको। चलिए, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, और आप इसी तरह से रेगुलर टेस्ट देते रहिए। अच्छा, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है।